नमस्कार, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, तेजी से लगातार आगे बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील कर रहा है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। देश भर में कोरोना दिन ब दिन लगातार बेकाबू हो रहा है। हर दिन रिकॉर्ड संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़े जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले एक दिन में देश भर में 2,73,810 नए मामले सामने आए। ये लगातार दूसरा दिन है कि जब नए मामले एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा दर्ज किए गए। तो वहीं मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 1619 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये डराने वाले, बेहद चौंकाने वाले आंकड़े 2.5 लाख को क्रॉस कर दिया है इस संख्या ने। रवि सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, अभी तक तो 2.5 लाख लग रहे थे, लेकिन अब तो 2.5 लाख को भी क्रॉस कर गए हैं आंकड़े लगातार, क्योंकि आज जब से कोरोना की शुरुआत हुई इतने ज्यादा केसेस नहीं है और ना ही इतनी ज्यादा 24 घंटे में मौतें हुई है। और 5वां दिन ऐसा है जब 2 लाख से ज्यादा लगातार 2 लाख से ज्यादा 24 घंटे में मामले दर्ज हो रहे हैं। वैक्सीनेशन की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जो कोरोना के नए आंकड़े हैं 24 घंटे में वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इतनी तेजी से कभी नहीं बढ़े। और 2,73,000 यानी कि 3 लाख का जो आंकड़ा है वो टच करने में अब बहुत ज्यादा दिन नहीं है। सरकार अभी इस बताने की स्थिति में नहीं है और न ही एक्सपर्ट बताने की स्थिति में है कि ये जो लगातार बढ़ रहे हैं आंकड़े वो कब कंट्रोल होंगे, जो मौत के मामले हैं वो कब कंट्रोल होंगे। अभी कहीं पर भी राहत की खबर मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं, मौत के भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, बड़ा सवाल कि आखिर ये आंकड़े कहां थमेंगे। शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कोरोना का जो असर है वो शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया। शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है और सेंसेक्स में करीब 1400 अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। तो वहीं निफ्टी करीब 400 अंक लुढ़क गया है। तो शेयर बाजार पर भी कोरोना का असर देखने को मिला है। विवेक गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विवेक, लगातार जो आंकड़े देश भर में 2,73,000 सारे रिकॉर्ड टूट गए और इसका असर अब शेयर बाजार पर भी। बिल्कुल ठीक है गायत्री, आपने देखिए जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले देश में बढ़ रहे हैं वो काफी ज्यादा चिंताजनक है। और इसी वजह से जो शेयर मार्केट में भी इसका साफ तौर पर असर देखा जा रहा है। जो जानकार है उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले कुछ दिनों से जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, पूरे देश में हर दिन 2 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों में लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू जैसे हालात पैदा हो गए। हालांकि कई शहरों और राज्यों में नाइट कर्फ्यू, स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन जैसे कड़े नियम उठाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट में डर है कि कहीं फिर से सरकार लॉकडाउन ना कर दे और फिर से जो इकोनॉमी है उस पर इफेक्ट ना हो। तो इसी तौर पर साफ तौर पर जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसका असर साफ तौर पर सेंसेक्स में भी देखा जा रहा है। अभी जो स्थिति है लगभग 1350 पॉइंट सेंसेक्स गिर चुका है। वहीं निफ्टी भी तकरीबन 380 पॉइंट के आसपास नीचे गिरावट दरी है। और जानकारों का मानना है कि इसी तरीके से अगर कोरोना वायरस के मामले दिन ब दिन बढ़ते रहे और अलग अलग राज्यों ने कर्फ्यू के साथ साथ नाइट कर्फ्यू या वीकेंड लॉकडाउन के साथ साथ लॉकडाउन जैसी स्थिति या फिर डिसीजन लेते रहे तो मार्केट आने वाले दिनों में और भी गिर सकता है। चलिए, शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शेयर बाजार पर भी इसका बड़ा असर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर राजस्थान से, जहां कोरोना से हालात बिगड़ने के बाद पूरे राज्य में 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। दूध, फल, सब्जी, किराना की दुकानें शाम 5 बजे तक खुलेंगी। जरूरी दफ्तर भी खुले रहेंगे, लेकिन बाजार, मॉल, धार्मिक स्थल, स्कूल और कॉलेज रहेंगे बंद। सार्वजनिक समारोह पर भी रहेगी रोक। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से। आपको बता दें, कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और पूरे राज्य में राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस दौरान जरूरी सेवाओं को रहेगी छूट।
और इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ जावेद मंसूरी हैं, मनोज शर्मा भोपाल से जुड़ चुके हैं, आशीष दीक्षित मुंबई से हमारे साथ लाइव हैं, तो वहीं भवानी सिंह जयपुर से। भवानी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, यानी अब राज्य में एक और कड़ा कदम, 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। जरा बताइए कि किन किन को छूट रहेगी और कौन कौन सी चीजों पर रहेगी इस लॉकडाउन के दौरान पाबंदी, और अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए गायत्री, 3 मई तक लॉकडाउन है, 15 दिन का यानी लॉकडाउन है। 15 दिन में छूट सिर्फ किराना, सब्जी और दूध, यानी कि जो ज़रूरी चीज़ें उनकी छूट है, और ज़रूरी दफ्तर है यानी आवश्यक सेवाओं से जुड़े वही खुले रहेंगे। एक तस्वीर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त जयपुर के अंदर सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया और ये पुलिस थानों को सैनिटाइज किया जा रहा है। एक एक बिल्डिंग को इस वक्त जयपुर के अंदर सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही है कि कोरोना कुछ टाइम के लिए हवा के अंदर रह सकता है, और ख़ास तौर पर पुलिस थाने वो जगह है जहां पर आम लोग आते हैं, इसलिए इसको सैनिटाइज किया जा रहा है। अस्पतालों को सैनिटाइज किया जा रहा है, आप अब सड़कों को फिर उसके बाद में सैनिटाइज किया गया। ये लगातार कोशिश की जा रही है कि संक्रमण मुक्त किया जाए शहर को, ये कोशिश है। और अब जो लॉकडाउन लगाया गया है उसके अंदर सरकार जो ट्रांसपोर्ट है वो अभी काफ़ी हद तक खुला है, लेकिन उस पर सख्ती की कोशिश की जा रही है। कहा जिनके पास में कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट होगी 72 घंटे पहले की, वही अगर कोई स्टेट से बाहर जाना चाहता है या आना चाहता है या स्टेट के अंदर भी कहीं आ जा रहा है तो उसके लिए ज़रूरी होगा। रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी सारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये जो लोग सिटी ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादातर खुला हुआ है, लेकिन उसके अंदर शर्त ये है कि आप ठीक है भवानी, लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन लॉकडाउन में सैनिटाइजेशन ये अच्छा कदम है बचाव का। जरा बताइए मनोज, वहां पर आज क्या स्थिति है? मनोज, हाँ, ये मैं जहाँ तक भोपाल की बात है तो भोपाल में पहले आपको मैं नज़ारा दिखाऊंगा। ये भोपाल का शिवाजी नगर में 5 नंबर मार्केट है, जो अमूमन यहाँ पर सब्जी की दुकानें भी खुलती थी, लेकिन आज जो मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू, स्वतः दुकान बंद रखने की बात जो हो रही थी, तो आज सब्जी की दुकानें भी यहाँ नहीं खुली। लेकिन सामने आप जो गैस के सिलेंडर हैं वो यहाँ पर बाकायदा बेचे जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात जो मध्य प्रदेश से निकल के सामने आ रही है वो आ रही है गायत्री, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी। 47,000 रुपये में एक शख्स, एक मामला यहाँ पर क्राइम ब्रांच ने पकड़ा जिसमें 47,000 रुपये में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया गया और उसमें 4 लोगों को पुलिस ने बाकायदा गिरफ्तार किया है और वो नकली इंजेक्शन था। इसी तरह इंदौर में एक केस पकड़ा गया है जहाँ 35,000 रुपये में 2 इंजेक्शन के साथ एक नर्स भी है उसमें शामिल, उसमें 3 लोगों को पकड़ा गया है और वो इंजेक्शन को 35,000 रुपये में बेचने की कोशिश कर रहे थे। यानी इतने मुश्किल वक्त में भी जब मध्य प्रदेश में इस तरह के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, लोग परेशान हैं, तब भी लोग कालाबाजारी करने से नहीं चूक रहे हैं। और ये तो बड़ी चिंता का विषय है मनोज, एक तो कालाबाजारी इंजेक्शन की, वो भी गलत इंजेक्शन। अब सोचिए मरीज की सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा अगर इसी तरह का इंजेक्शन लग भी जाता है। हम लौटेंगे मनोज आपके पास, लेकिन दिल्ली की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक दिन में 25,462 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 161 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिलने का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि कोरोना के इलाज में लगे सभी नर्सिंग होम और निजी अस्पताल अपनी कुल क्षमता के 80% आईसीयू और नॉर्मल बेड कोरोना के लिए रिजर्व करें। वहीं कोरोना की वजह से चांदनी चौक मार्केट एसोसिएशन ने अगले रविवार तक दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। तो वहीं आज 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल की अहम बैठक होनी है, जिसमें उम्मीद यह है कि दिल्ली सरकार आज भी कुछ कड़े फैसले ले सकती है। तो आज भी कुछ कड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये 25,000 को भी जो आंकड़े हैं वो क्रॉस कर चुके हैं। जावेद दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं, अब तो 25,000 को भी क्रॉस कर दिया है आंकड़ों ने। जावेद, जरा आज की स्थिति बताइए और उम्मीद क्या है, अब कौन से कड़े फैसले हो सकते हैं सरकार की तरफ से? देखिए गायत्री, 11 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कॉन्फ्रेंस करेंगे। डिजिटल भावना है कि मीटिंग में क्या उसकी बात सामने रख। चलिए जावेद, हम लौटेंगे आपके पास और जानकारी लेंगे, क्योंकि जावेद बेहद अहम जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से और कड़े फैसले हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज अहम बैठक होनी है और 11 बजे ये बैठक होगी और उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि अब और कौन से कड़े फैसले हो सकते हैं। हालांकि वीकेंड
वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था दिल्ली में, लेकिन अब इस सब के बीच और कड़े फैसले लेने पर दिल्ली सरकार विचार कर रही है। उधर गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में भी कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। राज्य में एक दिन में 10,340 कोरोना मरीज बढ़े हैं, जबकि 110 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 3,981 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत के हालात सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हैं। राज्य में 61,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो गुजरात का यह हाल, लगातार गुजरात में आंकड़े बढ़ रहे हैं। 110 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 3,981 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन इस सब के बीच बेकाबू हो रहा है कोरोना। उधर ब्रेक द चेन के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना लगातार बेकाबू है। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 68,631 नए मामले सामने आए। 503 कोरोना मरीजों ने अपनी जान भी गंवा दी है। कोरोना मरीजों की मौत का इस साल का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में एक दिन में 45,654 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में रिकवरी रेट 81.18% है, तो वहीं मृत्यु दर 1.59% तक जा पहुंची है। मुंबई और नागपुर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8,479 नए मामले सामने आए और साथ ही 85 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। वहीं नागपुर की अगर बात करें तो यहां पर भी लगातार कहर बरप रहा है। पिछले 24 घंटे में 7107 नए केस सामने आए, तो वहीं 85 मरीजों की कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई। वहीं कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने केरल, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड से आने वाले यात्रियों को 48 घंटे पहले का RT-PCR टेस्ट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी हमारे साथ मुंबई से लाइव है। मुंबई में भी लगातार आंकड़े, पूरे महाराष्ट्र में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। आशीष, आप कहां पर मौजूद हैं और जरा वहां की स्थिति दिखाइए। गायत्री, साफ तौर पर बताना चाहेंगे, इस समय हम कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर मौजूद है और यहाँ के आप भीड़ का नज़ारा देख सकते हैं। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लगातार सरकार और सख्त नियम बना रही है, लेकिन क्या लोग उसका पालन कर रहे हैं? ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, भीड़ जुटी है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई है, लोगों ने मुंह पर मास्क तक नहीं लगाया है। मास्क क्यों नहीं लगा रहे? जितने आंकड़े बढ़ रहे हैं कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है गायत्री इनके पास। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अपनी गांव की तरफ निकले हैं। सर, क्या करते हैं मुंबई में? मुंबई में मैं पेशे से पत्रकार हूँ। मैं अभी गांव जा रहा हूँ क्योंकि हालत यहाँ की खराब है, इसके लिए वजह से गांव जा रहे हैं। आप क्या करते हैं? सर वर्कर हैं। तो फिलहाल काम चल रहा है आपका? नहीं, बंद हो गया है। काम बंद होने की वजह से लोग अब मुंबई से निकल रहे हैं, अपने गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा यहाँ का, देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हैं, पुलिस यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये जो भीड़ है, बेकाबू भीड़, उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अंदर के अगर मैं दृश्य आपको दिखाना चाहूँ कि रेलवे के यहाँ कई अधिकारी मौजूद हैं जो एक एक करके लोगों को अंदर छोड़ रहे हैं। जिनके पास कंफर्म्ड रिजर्वेशन है उन्हें ही अंदर जाने की सहूलियत मिल रही है। साथ ही में आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है गायत्री जी। यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और जिस भी व्यक्ति का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो उसे कुछ देर के लिए यहाँ बिठाया जाता है। अगर फिर भी कम नहीं होता है तो उसे वापस भेज दिया जाता है। ये नज़ारा है कुर्ला LTT टर्मिनस का। लोग बेपरवाह हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। पुलिस यहाँ पर मौजूद है। लोगों को अपनी जिम्मेदारी, लोगों की खुद की जो जिम्मेदारी है वो भी अब पुलिस को बतानी पड़ रही है। मास्क पहनना है, दूरी बनाए रखना है। ठीक है आशीष, हम लौट रहे हैं आपके पास। आशीष, हम लौट रहे हैं आपके पास। मध्य प्रदेश में भी कोरोना से हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं और इस सब के बीच आपको बता दें, कोरोना मरीजों की संख्या तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। राज्य में सरकार की तरफ से 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू भी लगा दिया गया और राज्य में पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो कोरोना के 12,248 नए मरीज सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 66 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो ये हालात हैं मध्य प्रदेश के। लगातार यहां पर आंकड़े बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 12,248 नए केस, तो वहीं कोरोना की वजह से 66 लोगों की जान चली गई। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, देखिए
कोशिश वही सरकार की तरफ से भी दूसरे राज्यों की तरह कि सख्ती किस तरीके से लगातार बढ़ाई जाए। लेकिन जो आप बता रहे हैं वो तो बेहद गंभीर बात है, बेहद चिंता का विषय है कि एक तो कालाबाजारी, और क्या इसीलिए लगातार जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी कमी हो रही है और ऊपर से गलत इंजेक्शन दिया जा रहा है? मनोज, बिल्कुल सही बात है गायत्री। एक तो रेमडेसिविर की एक परेशानी, एक बड़ा विषय है जिसमें सरकार के सामने एक नहीं, एक साथ 3-4 केस हो गए। इंदौर में हो गए, भोपाल में 2 मामले हो गए, और इसके पहले बाकायदा मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज से 850 रेमडेसिविर इंजेक्शन जो हैं वो चोरी हो गए। तो ये तमाम चीज़ें, जिनमें से अभी आज एक जांच में पता चला है, सूत्र बता रहे हैं कि 6 इंजेक्शन, जो कि जिस सीरीज़ के इंजेक्शन, उनमें एक इंजेक्शन की एक सीरीज़ होती है, तो वो जो 850 इंजेक्शन जिस सीरीज़ के थे उसमें से 6 इंजेक्शन जाकर दिल्ली के एक अस्पताल में एक मरीज़ को लग गए। यानी सप्लाई हुई थी भोपाल के लिए और वो जाकर दिल्ली में कहीं लग रहे हैं और उनको चोरी की बात कही जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच हो रही है, पुलिस उसकी अभी तफ्तीश कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये बता रहा है कि सरकार एक तरफ दावा करती है कि ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ शहडोल में घटना होती है और वहाँ पर 1 दर्जन मरीजों के ऊपर, खुद एसडीएम इस बात को कंफर्म करते हैं कि 1 दर्जन मरीजों की मौत हुई, जिनके परिजन लगातार ये बात कह रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिली और उनकी मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी है। खुद बाकायदा डीन इस बात को मानते हैं शहडोल मेडिकल कॉलेज के कि ऑक्सीजन की जो प्रेशर था, जो दबाव था, वो लो था। तो ये कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिनको लेकर अब सरकार को ये जवाब जनता को देना पड़ेगा कि आखिर आपको रेमडेसिविर, ऑक्सीजन की सप्लाई, वेंटिलेटर, ये ऐसे विषय हैं जिनको अब सरकार को बहुत ही तेजी के साथ प्रदेश में आगे सॉल्व करना होगा। मनोज लौट रहे हैं आपके पास। जावेद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। जावेद बताइए, जहां आप मौजूद है वहां पर क्या स्थिति? देखिए, दिल्ली सरकार के एक स्कूल में हम मौजूद हैं जहां कोविड केयर सेंटर यहां पर बनाया गया है। आप देखेंगे तस्वीरों में 125 बेड यहां पर लगाए गए हैं। अनुराग मिश्रा हैं जो कि इसको देख रहे हैं, वो हमें बताएंगे क्या क्या यहां पर सुविधाएं। सर इधर आ जाइए थोड़ा सा और बताइए कि जिस तरह से मरीज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि बेड्स की कमी पड़ रही है, तेजी से खत्म हो रही है, किस तरह से मदद करेगा और क्या क्या यहाँ पर सुविधा रहेगी, किन मरीजों को लाया जाएगा? हाँ, तो जिस तरह आपने देखा पिछले 1-2 हफ्ते में काफ़ी नंबर इंक्रीज हुआ है। हमारे पास जो दिन में 1000 से नीचे पेशेंट आ रहे थे, आज वो 25,000 के आसपास आ रहे हैं, और जो एक्टिव केसेस हैं वो अराउंड 80,000 के आसपास इस वक्त हैं दिल्ली में। और ये अगले कितने दिन तक इतना बढ़ता रहेगा कुछ पता नहीं है हमें। अस्पतालों में बेड्स नहीं अवेलेबल हैं, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा, जो डॉक्टर्स फॉर यू संस्था है, कि जो कुछ माइल्ड केसेस हैं उनको अगर हम संभाल लें यहाँ पे, तो वो वाले बेड हॉस्पिटल से खाली हो जाएंगे ताकि उसमें ज्यादा मरीज, सीरियस मरीज। एलएनजेपी से जोड़ा गया और क्या उनको ऑक्सीजन की सुविधा है? हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन की सुविधा है। जिनको 5 से 8 लीटर तक ऑक्सीजन की जरूरत है उनको हम यहाँ पे संभाल सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। और अगर ज्यादा हालत खराब होगी तो हम तुरंत उनको एलएनजेपी हॉस्पिटल यहाँ से शिफ्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये मशीनें यहाँ पर इस तरह की लगाई गई हैं ऑक्सीजन देने के लिए, और साथ ही जगह जगह आपको ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए नजर आएंगे। और ये पूरा जो ब्लॉक है, देखिए एसी यहाँ पर लगी हुई है, तो किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, तमाम कोशिश की गई है। जिस तरह से दिल्ली में बेड्स की कमी हो रही है उसको देखते हुए ये सरकार ने फैसला लिया है। जी जावेद लौट रहे हैं आपके पास। और इस बीच ये भी बताते चले अपने दर्शकों को कि गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से बातचीत में देश में लॉकडाउन के सवाल पर क्या कहा। उन्होंने कहा कि इसका फैसला मुख्यमंत्रियों से बात करने पर ही लेना पड़ेगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला राज्य सरकारों पर ही छोड़ा गया है और वो अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। दिल्ली में और पूरे देश में अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम जब बढ़ा था दिल्ली में, तो आपने हैंड होल्ड किया था दिल्ली की सरकार को, आप फ्रंट में आकर के आपने पूरा मैनेज किया था। आज जब ओवर 2 लाख केसेस रजिस्टर हो रहे हैं हर दिन, तो क्या लॉकडाउन हो सकता है नेशन वाइड? देखिए, तो सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर ही तय करना पड़ेगा। अभी तो हमारी जो मोडालिटी है, गृह मंत्रालय ने जो सर्कुलर कर रहे हैं फरवरी माह से, कंटेनमेंट जोन बनाना, सेमी कंटेनमेंट जोन बनाना या कहीं पर कर्फ्यू डालना, वो निर्णय हमने राज्य की सरकारों पर छोड़े हैं, क्योंकि हर राज्य की परिस्थिति एक समान नहीं है। तो राज्य सरकारें जो उचित समझे वो कदम उठा सकती हैं। सर, ये भी ऑब्जेक्ट किया जा रहा है, आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ज्यादा क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्या रैलियां जरूरी हैं, पब्लिक मीटिंग जरूरी है? मुझे ये समझ में नहीं आता, आसाम, केरल और तमिलनाडु के चुनाव में प्रश्न क्यों नहीं उठा, सिर्फ बंगाल में क्यों उठ रहा है? मैं चुनाव कराना न कराना
ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर सकती, सरकार तय नहीं कर सकती। ये चुनाव आयोग को करना है। चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले सभी सर्वदलीय बैठक बुलाई, सबसे ज्यादा सजेशन लिए। उन्होंने 1 दिन प्रचार का कर्टेल किया, प्रचार का टाइम कर्टेल किया। अब जो किया उसके तहत हम काम कर रहे हैं। उधर मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना के जो हालात हैं वो लगातार बिगड़ रहे हैं कोरोना की वजह से, और इसके बावजूद कुछ लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें मुंबई की दादर सब्जी मंडी की हैं। सुबह ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, कुछ लोग तो मास्क के बिना ही नजर आए। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दादर सब्जी मंडी। और ये हाल तब है जब मुंबई में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। ये देखिए खचाखच भीड़ मुंबई की दादर सब्जी मंडी की। सुबह से ही लोग यहां टूट पड़े, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है, और साथ ही कई लोग ऐसे हैं, ज्यादातर लोग ऐसे भी दिखाई दिए जिन्होंने मास्क तक नहीं लगाया हुआ था। जिन्होंने लगाया हुआ था उन्होंने भी ठीक से नहीं लगाया हुआ था। अब ऐसे में सोचिए आंकड़े नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा। उधर उत्तर प्रदेश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। महज 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 30,596 मरीज सामने आए और 129 मरीजों ने दम तोड़ दिया। केवल लखनऊ की बात करें तो एक दिन में 5,551 मामले सामने आ चुके, जबकि 22 लोगों की जान चली गई। लखनऊ के अलावा प्रयागराज में 15, वाराणसी में 10 लोगों की कोरोना से मौत हुई। पूरे प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1,91,457 है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेजी से आगे बढ़ रही है और इसको काबू में लाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने कई निर्देश दिए। उन्होंने मास्क नहीं पहनने वाले लापरवाह लोगों के खिलाफ कड़ाई करने के आदेश भी जारी किए हैं, और निर्देश दिया गया है कि पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपए और दूसरी बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाए। गृहमंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से बातचीत में बंगाल में 200 सीट जीतने के साथ बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। 2017 में नक्सलबाड़ी में शुरुआत की आपने, वहां का सफर और आज आप कहां पे पहुंचे हैं? देखिए 2017 में नक्सलबाड़ी से मैंने सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी और हमने लक्ष्य रखा था कि 90% से ज्यादा बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की बूथ कमेटी बनी। उस वक्त मेरे सिर पर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी थी, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। और आज मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि मेरी पार्टी यहाँ पर एक मजबूत पार्टी बनकर खड़ी है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा बंगाल आज परिवर्तन करने के लिए आमादा है और परिवर्तन करेगा भी। और 17 से 21 का ये जो सफर है, जिसमें बीच में 19 का भी एक पड़ाव आता है और अब 21 का पड़ाव, मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। मोदी जी की लोकप्रियता बंगाल में कभी मैंने कोई लीडर की जितनी लोकप्रियता न हो इतनी लोकप्रियता देखी है। और बंगाल की जनता को जिस प्रकार से सप्रेस किया गया, इनके साथ जिस तरह से अन्याय किया गया, और बंगाल के एक बहुत बड़े तबके के मन में एक फीलिंग खड़ी हो गई कि हम सेकंड ग्रेड सिटीजन है इस राज्य के अंदर। उनको ये सभी चीजों का जवाब भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है उसमें दिखता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 200 सीटों के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अगली सरकार बनाने जा रही है। उधर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बंगाल का एक बड़ा तबका तुष्टीकरण की राजनीति से नाराज है। दुर्गा विसर्जन पर सियासत पर भी अमित शाह ने ममता बनर्जी को घेरा। बंगाल की जीत 2017 उत्तर प्रदेश से बड़ी जीत होगी। 2017 यूपी में आपने कास्ट कोएलिशन बनाया, एक सोशल कोएलिशन बनाया था। यहां पर आज सबऑल्टर्न शिफ्ट दिख रहा है बंगाल में, जिसमें मटुआ समाज के लोग, राजवंशी, संथालीज, कुर्मीज, गोरखा सब एस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या ये चुनाव एस्पिरेशन का है? निश्चित रूप से सभी को लगता है कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय से मुक्ति हमें भाजपा ही दिला सकती है। सबके मन में आशा है। माने किसानों को लगता है कि भाई मुझे हर साल 6,000 रुपया मिलना चाहिए,
नरेंद्र मोदी जी देश भर के किसानों को भेज रहे, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? कौन रोक कर बैठा है? तो उसको लगता है कि ममता दीदी रोक कर बैठी है। हर गरीब को है कि भाई मेरे परिवार में कोई अगर अस्पताल में जाना पड़ता है तो मोदी जी 5 लाख तक का सारा खर्चा उठा रहे, बंगाल के गरीब को क्यों नहीं मिल रहा है? कौन रोक रहा है? तो उसका जवाब उसको लगता है दीदी रोक रही है। तो इस सारे लोगों की जो एक आशा है वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ बंधी हुई है, और मैं मानता हूं कि बंगाल की जनताओं की आशा की पूर्ति की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की है। हमें यहाँ अच्छा परफॉर्म भी करना पड़ेगा और हम करेंगे भी, मुझे विश्वास है। परंतु यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो तुष्टीकरण से भी नाराज है कि भाई मुझे दुर्गा विसर्जन करना है तो हाईकोर्ट में क्यों जाना पड़े, मेरी स्कूल में सरस्वती पूजा क्यों न हो, मैं क्यों बंगाली मीडियम में नहीं पढ़ सकता। ये सारे सवाल इनके मन में है और उनको लगता है कहीं ना कहीं हमें इग्नोर किया जा रहा है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण, और वो सारे लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स से त्राही है। सारे लोग चुनावी और राजनीतिक हिंसा से भी परेशान है, सारे लोग घुसपैठ से परेशान है, और बहुत बड़ा तबका जो सीएए से नागरिकता प्राप्त करने वाला है उसको भी लगता है कि हमारी नागरिकता के आड़े रोड़ा कौन है। तो उसमें भी जवाब स्पष्ट रूप से आता है कि तुष्टीकरण के कारण बंगाल सरकार और बंगाल की मुख्यमंत्री हमारी नागरिकता का विरोध कर रही है। ये सारी चीजों को कुल मिलाकर एक आशाबंदी है। तो इस दृष्टि से आपकी बात सही है कि अन्याय के खिलाफ उनको रक्षा कौन दे सकता है, अन्याय से कौन बचा सकता है, ये आशा नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से बनी है। अमित शाह जी, आपने अपने भाषण में बार बार ये दोहराया कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार रही हैं। क्या सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, एंटी इनकम्बेंसी, कट मनी या पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन? पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन। तुष्टीकरण से बंगाल की जनता जबरदस्त नाराज है, घुसपैठ से जबरदस्त खफा है, और सीएए का तुष्टीकरण के कारण आप अप्लाई नहीं करती हो, इससे इसका जो लाभार्थी वर्ग है वो भी बहुत गुस्से में। ये तीनों चीजें एक मुश्त होकर एक फीलिंग बनती है कि वी आर सेकंड ग्रेड सिटीजन इन बंगाल। और मुझे लगता है कि पूरे बंगाल में ये है कि भाई हमारी क्या प्रायोरिटी नहीं है, हमारा संविधान तो ये नहीं कहता है। और हर जगह आप जाकर देखिए, ना रोड के ठिकाने हैं, ना लाइट है, ना घरों में पीने का पानी पहुंचा है, ना शिक्षा की व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, हेल्थ का पूरा खाका बिखर गया है, विकास की दृष्टि से भी कुछ नहीं हुआ है। और ममता जी को जो मैंडेट मिला था, ये 3 दशक के कम्युनिस्टों के विफल शासन के अगेंस्ट मैंडेट मिला था कि आप इसको सुधारिए। गृहमंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से बातचीत में अर्धसैनिक बलों के मामले में ममता के आरोपों पर पलटवार किया। अमित शाह ने कहा कि चुनाव में अर्धसैनिक बल ईसी के तहत काम करते हैं। जय श्री राम के नारे पर हो रही राजनीति पर भी अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला किया। ममता बनर्जी ये बोलती हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने बंगाल में एक पर्सनल उनका बैटल है, तो शायद पूरे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो आपके इन्फ्लुएंस में काम कर रही हैं। देखिए, इनको इतनी बेसिक चीज भी मालूम नहीं है। जब चुनाव होता है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम नहीं करते, चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करते हैं। और मुझे तो कई बार तरस आता है कि इतनी बेसिक चीज भी उनको मालूम नहीं। कोई पैरामिलिट्री फोर्स का जवान अभी गृह मंत्रालय का ऑर्डर नहीं लेता है। जो पुलिस ऑब्जर्वर रखे हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर है और इलेक्शन कमीशन है, इनके कमांड एंड कंट्रोल में वो लोग काम कर रहे हैं। ना हम उनकी डिप्लॉयमेंट की डिजाइन तय कर सकते हैं, ना हम उनके काम करने का तरीका तय कर सकते हैं। प्रस्तावित सर्कुलर है जो 2011 में ममता जी के काम में आया था कम्युनिस्टों के सामने, एज इट इज वही सर्कुलर आज ममता जी इसका विरोध कर रही है। जय श्री राम जो स्लोगन है, हमने काफी सुना आज चुनाव में, आपने बार बार नारे लगाए, तो क्या ये स्लोगन अब स्लोगन ऑफ रेजिस्टेंस बनता जा रहा है?
देखिए, मैं मानता हूं जय श्री राम का नारा बंगाल में अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने का नारा है। चाहे वो अन्याय गरीब किसान को हुआ हो, चाहे वो अन्याय अम्फान के पीड़ितों को हुआ हो, बुलबुल के पीड़ितों को हुआ हो, या कोई मछुआरे को हुआ हो, या सीए रोकने के कारण किसी को नागरिकता न मिली उसको हुआ है, या घुसपैठियों के कारण किसी की रोजगारी छीनी उसको हुआ हो। इस सारी चीजों का एक प्रतीकात्मक नारा बना है जय श्री राम। इसको आप रिलीजियस नारा मत समझिए। किसी को दुर्गा पूजा नहीं हो रही है, इससे हर्ट हुआ है। किसी को सरस्वती पूजा स्कूल में बंद कराने के सर्कुलर हुए, इससे हर्ट हुआ है। ये सारे लोगों ने एक नारा बनाया है जय श्री राम, और जनता ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है। आपने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात की थी जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था कुछ साल पहले। ममता बनर्जी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाती हैं और बोलती हैं कि उन्होंने कन्याश्री, स्वास्थ्यश्री और बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं। तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि जो विमेन वोट बैंक है वो इससे बेनिफिट हुआ है और वो अब साइलेंट वोटर हैं उनके फेवर में। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जीतने का बहुत बड़ा कारण कोई होगा तो बंगाल की महिला मतदाता है। जब जब हिंसा होती है, सबसे पहला सहन करने वाला जो वर्ग होता है वो समाज की महिलाएं होती है। जब जब गरीबी बढ़ती है, सबसे ज्यादा समाज की महिलाओं को सहन करना पड़ता है, और जब जब अव्यवस्था होती है तब भी समाज की महिलाओं को सहन करना पड़ता है। 33% बंगाल में फ्लोराइड वाला पानी पिया जाता है, 33% बंगाल में, जबकि गंगा जमुना का पूरा पानी यहाँ पर आता है। 60 फुट नीचे पानी है। गांव में नल से पानी देने की व्यवस्था नहीं हुई इतने सालों से। क्या बात कर रही है महिलाओं? टॉयलेट मोदी जी ने भेजा है, उनको घर की छत मोदी जी ने भेजी, और शुद्ध पीने का पानी भी अब मोदी जी भेज रहे हैं। महिलाओं की बातें करने से कुछ नहीं होता। गैस का सिलेंडर भी महिलाओं को मोदी जी ने भेजा है, और ये महिलाएं जानती है अच्छे तरीके से कि आज धुआं नहीं है मेरी झोंपड़ी में तो उसका कारण नरेंद्र मोदी है। आज मेरे घर में उजाला है तो उसका कारण नरेंद्र मोदी है। आज मेरे घर में टॉयलेट है, मुझे शर्म से बाहर खुले में शौच क्रिया के लिए नहीं जाना पड़ता है तो उसका कारण इस शर्म से मुझे नरेंद्र मोदी ने बचाया है। और उसको ये भी मालूम है कि कल यहाँ भाजपा की सरकार होगी तो मेरे परिवार की स्वास्थ्य की भी चिंता होगी। तो महिला मुख्यमंत्री ने महिलाओं की चिंता करी होती तो शायद ये दिन ना आता।